चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चक्रीय प्रक्रम, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि चक्रीय प्रक्रम, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार के चक्र से इसका कोई ना कोई लेना देना है। और अगर मैं ये कहूं कि ये प्रक्रम ऐसा है जो खुद ही एक चक्र की तरह चलता है, तो भी इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जो किसी निकाय पर जब किया जाता है तो निकाय विभिन्न प्रावस्थाओं से होते हुए वापस अपनी प्रारंभिक प्रावस्था में आ जाता है। देखिए, चक्र का मतलब यहां पर एक बात बिल्कुल आप मान लें कि वृत्ताकार नहीं है। चक्र का मतलब वृत्ताकार नहीं है। चक्र का मतलब केवल इतना सा है कि ये किन्हीं प्रावस्थाओं से यानी किन्हीं रास्तों से गुजरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब जब ये प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस आ रहा है तो उसके लिए हमेशा एक ही तरह का पथ ये लेगा, ये जरूरी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न परिवर्तनों से, विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक प्रावस्था में लौट आता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है चक्रीय प्रक्रम की, वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये हो गई है कि जो प्रारंभिक अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है वो सेम है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था सेम है। एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक मैदान के चक्कर लगा रहे हैं और मैदान में बिंदु ए से आप चलना शुरू करते हैं और वापस घूम करके किन्हीं रास्तों से किसी भी तरीके से आप बिंदु ए पर वापस आ जाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आपकी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है तो आप कहेंगे ए, अंतिम बिंदु कौन सा है तब भी आप क्या कहेंगे, ए। यहां पर प्रावस्थाओं का मतलब क्या है, अवस्थाओं का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि जब भी कोई निकाय, मान लीजिए निकाय ने, गैसीय निकाय है, उसकी अगर अवस्था समीकरण की हम बात करें तो उसकी जो अवस्था समीकरण है वो मान लीजिए वो है पीवी बराबर म्यू आर टी। इसके विभिन्न जो नियतांक है या हम कहें चर हैं, उनके जो मान है वो है P1, V1 और T1। अब अगर इन चरों में P1, V1 और T1 में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाएं और इनको बदल करके P2, V2, T2 यानी कि इनके अलग मान कर दिए जाए और उसके बाद में कुछ ऐसे प्रक्रम इन पर संपादित किए जाएं कि अंत में वापस से हमें जो दाब है, जो आयतन है और जो ताप है उसका मान फिर से हमें P1, V1 और T1 प्राप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आया है। तो यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी निकाय के जो विभिन्न चर जो उसकी ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थे, जैसे उसकी आंतरिक ऊर्जा की हम बात करें, उसके दाब की हम बात करें, उसके आयतन की हम बात करें, उसके ताप की हम बात करें, उसमें अणुओं की संख्या की हम बात करें या उसके द्रव्यमान की हम बात करें, तो ये जितनी भी राशियां हैं जो उसकी ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है, ये राशियां यदि किसी प्रक्रम में बदलती हैं और बदल करके वापस से वही मान प्राप्त कर लेती है जो प्रारंभ में है, तब हम कहेंगे कि ये जो प्रक्रम है ये चक्रीय प्रक्रम होगा। अब चूंकि चक्रीय प्रक्रम है और चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों एक जैसी है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों एक जैसी है, तो जब अवस्था नहीं चेंज हुई है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो ताप है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रारंभिक अवस्था में जो ताप था अंतिम अवस्था में भी ताप वही है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी निकाय की, गैसीय निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। यानी कि अगर ताप बदलेगा तो ही इस चक्रीय प्रक्रम में, ताप बदलेगा तो ही इस चक्रीय प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। यानी कि du का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि du बराबर होगा U2 माइनस U1 और आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि हमने कहा है कि चक्रीय प्रक्रम है इसलिए इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब U1 और U2 यानी प्रारंभिक मान आंतरिक ऊर्जा का और अंतिम मान आंतरिक ऊर्जा का दोनों सेम होने चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि U2 और U1 बराबर है, अतः इन दोनों का जो अंतर है वो शून्य हमारे पास में आ जाएगा। यानी चक्रीय प्रक्रम में किसी भी पिंड की आंतरिक, किसी भी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि dq
बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यदि डी यू का मान 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रीय प्रक्रम में किसी भी निकाय को दी गई संपूर्ण ऊर्जा की जो मात्रा है वो कार्य में रूपांतरित हो जाती है। यानी चक्रीय प्रक्रम पर आधारित कोई भी यंत्र, ध्यान से सुनिएगा, चक्रीय प्रक्रम पर आधारित कोई भी यंत्र, कोई भी वस्तु जब कार्य करेगी तो वो सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर देगी। यानी हम ये कह सकते हैं चक्रीय प्रक्रम पर आधारित कोई भी वस्तु हमारे लिए, अगर हमें उससे कार्य लेना है यानी हमें कार्य में रूपांतरित करना है तो वो सारी सारी ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर देती है और ऊष्मा का ह्रास इसमें नहीं होता है। लेकिन ये केवल आदर्श अवस्थाओं में हो सकता है। ये केवल किस में हो सकता है, आदर्श अवस्थाओं में। यानी चक्रीय प्रक्रम जो है वो अभी हम एक कल्पना के तौर पर सोच रहे हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर चक्रीय प्रक्रम की हम बात करें तो चक्रीय प्रक्रम में एक और खास बात है कि निकाय के द्वारा जो भी ऊष्मा ग्रहण की गई है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि निकाय के द्वारा की गई ग्रहण की गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जब भी निकाय ऊष्मा ग्रहण करेगा तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी निकाय के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। लेकिन इसी प्रक्रम में यदि निकाय ऊष्मा ग्रहण करने की बजाय ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, तब हम कहेंगे कि निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने आपको फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, कि जब निकाय ऊष्मा ग्रहण करेगा तो हम कहेंगे निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। और जब हम कहेंगे कि निकाय ने ऊष्मा उत्सर्जित की है अवशोषित करने की बजाय, तब हम कहेंगे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी निकाय पर जितना कार्य किया जाएगा उतना ही ऊष्मा वो उत्सर्जित करेगा। या हम कहें कि जितनी ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है समझ लीजिए निकाय पर उतना ही कार्य किया गया है। इसको हम उदाहरणों से भी समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम इसको थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको एक पीवी ग्राफ के रूप में बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए पी है और ये वी है। अगर प्रारंभिक रूप से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रारंभिक रूप से दाब का मान चेंज करने पर या आयतन का मान चेंज करने पर प्रसार होता है। प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक अवस्था में देखिए, कभी हम जो कह रहे हैं यहाँ पर उस बात में एक खास बात यह है कि मैंने कहा कि जब भी कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, यानी शुरुआत में क्या हो रहा है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यदि प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करते समय ये प्रसार करता है, आयतन में वृद्धि करता है, तब ऐसी स्थिति में जो कार्य है वो धनात्मक होगा। और अगर ये आयतन में कमी करता है प्रारंभ में, तब जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा। लेकिन हम इसको एक और दूसरे तरीके से समझेंगे कि यदि किसी निकाय के लिए पीवी वक्र हम बना रहे हैं और पीवी वक्र द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है उसमें बिंदु ए से मान लीजिए किसी ने प्रारंभ किया, बिंदु ए से प्रारंभ करने का मतलब क्या है कि किसी समय किसी निकाय का जो दाब है वो है P1 और आयतन है V1। ये इसको यहां मिला दो तो ये दाब का मान आ जाएगा और यहां मिला दिया तो ये आयतन का मान आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आयतन का मान हमारे पास में है, दाब का मान हमारे पास में है। ठीक है, अब देखिए इस निकाय की जो उष्मागतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ और इसका जो दाब है वो कांस्टेंट रहा, यानी समदाबीय प्रसार इस निकाय का हो गया। और समदाबीय प्रसार हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाब तो उतना ही रहेगा, यानी इसी बिंदु के ठीक सामने एक बिंदु आपको और लेना पड़ेगा, लेकिन आयतन जो है वो बढ़ गया। तो आयतन यहाँ पर बढ़ गया और दाब का मान वही है P1, लेकिन आयतन का मान बढ़ करके हो गया है V2। ठीक है, अब अगर इस निकाय का रुद्धोष्म प्रसार कराया जाए या इसमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि आयतन को चेंज किए बिना ही इसका दाब चेंज कर दिया जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो तीसरी अवस्था होगी, ये बिंदु ए पहली अवस्था
बिंदु बी दूसरी अवस्था, और जो तीसरी अवस्था होगी सी बिंदु पर, उस समय दाब का मान बदल करके P2 हो जाएगा, लेकिन आयतन का मान V2 ही रहेगा। अब अगर इसका संपीड़न कराया जाए, समदाबीय संपीड़न कराया जाए, ये जो पहली अवस्था हमने बताई, इसमें हमने क्या कहा, P1 A से B तक की अवस्था, इसका मतलब है समदाबीय प्रसार। और जो हमने B से C तक की व्यवस्था बताई, ये है समआयतनी प्रक्रम, जिसमें आयतन का मान चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम कहें कि यदि इस निकाय का फिर से समदाबीय संपीड़न कराया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि दाब का मान चेंज हुए बिना आयतन का मान कम हो जाएगा। देखिए हम बिंदु डी पर पहुंच गए, जहां पर आयतन का मान कम हो गया, यानी पीछे आ रहा है। पीछे आने का मतलब क्या है, आयतन का मान कम हो रहा है। जिस अक्ष के समानांतर बिंदु पीछे आवे, समझ लो उस अक्ष की राशि में कमी आएगी, और जिस अक्ष के लंबवत ये गति कर रहा है, समझ लो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पी अक्ष के लंबवत गति कर रहा है ये बिंदु, तब हम क्या कहेंगे कि सी से डी तक में पी यानी दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब हम बी से सी तक की बात कर रहे हैं, तो बी से सी तक ऐसा लग रहा है कि ये आयतन अक्ष के लंबवत गति कर रहा है, इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस निकाय में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस पहुंच जाए, यानी कि इसका सम आयतनी इस प्रक्रम पुनः संपादित करें और ये डी से ए पर पहुंच जाए, तो चूंकि ये आयतन अक्ष के लंबवत गति कर रहा है, इसका मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन दाब अक्ष के समानांतर गति करता हुआ दिखाई दे रहा है ये बिंदु की हम बात कर रहे हैं, गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस ग्राफ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 बार समदाबीय प्रक्रम संपादित किया गया है और 2 बार सम आयतनी प्रक्रम संपादित किया गया है, एक बार समदाबीय प्रसार और एक बार समदाबीय संपीड़न, जबकि 2 बार जो प्रक्रम है वो समायतनी प्रक्रम है, जो कि बिंदु बी से सी और डी से ए के मध्य है। ये जो प्रक्रम है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज चल रहा है। ये जो प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसी स्थिति में जब ये चक्र दक्षिणावर्त चलता है तो किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है। और यही चक्र अगर वामावर्त चले, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चले, मतलब ए से डी अवस्था आए, डी से सी अवस्था आए, सी से बी आए और बी से ए आए, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कार्य का मान जो है वो है ऋणात्मक। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि चक्रीय प्रक्रम में हमने यहां पर देखा कि 2 प्रक्रियाएं जो थी वो समदाबीय प्रक्रियाएं थी, 2 समायतनी प्रक्रियाएं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी चक्रीय प्रक्रम होगा तो हमेशा ही समदाबीय और समायतनी प्रक्रम ही होंगे। समदाबीय और समायतनी प्रक्रम हमने क्यों लिए हैं, इस प्रकार के प्रक्रम लेने का कारण क्या होता है। देखिए, अगर हम कहें कि समदाबीय प्रक्रम है तो इसका मतलब यह है कि दाब का मान तो कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, केवल हमें आयतन या ताप का मान ही चेंज करना है। तो जब एक राशि कांस्टेंट होती है और बाकी 2 राशियों में परिवर्तन किया, जब एक राशि कांस्टेंट होती है और बाकी 2 राशियों में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, जब एक राशि कांस्टेंट होती है और बाकी 2 राशियों में परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन को कंट्रोल्ड किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है कि उस परिवर्तन को कितनी तेजी से किया जाए या कितनी तेजी से कितनी धीमी गति से किया जाए। और अगर परिवर्तन कंट्रोल्ड होता है तो हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं अवस्था में, जो चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवस्था प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में 3 मुर्गी के बच्चे हैं, 3 मुर्गियां हैं। अगर एक मुर्गी को आप दड़बे में बंद कर दो तो 2 मुर्गियों को पकड़ करके दड़बे में बंद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों को आप खुला छोड़ दो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब एक को आपने दड़बे में बंद किया हुआ था यानी नियंत्रित किया हुआ था, तो 2 को ही आपको पकड़ना था। हालांकि मुर्गी को पकड़ना, एक मुर्गी को पकड़ना भी मुश्किल है, लेकिन 2 मुर्गियों को पकड़ना और ज्यादा मुश्किल होगा। अब अगर मैं तीनों को ही खुला छोड़ देता तो तीनों को पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी एक चर को कांस्टेंट नहीं करता तो 2 चरों में परिवर्तन करने पर मैं चाहता कि आयतन में परिवर्तन हो,
लेकिन उसकी वजह से हो सकता था कि दाब में भी परिवर्तन हो जाता, उसकी वजह से हो सकता है कि और भी गुणों में परिवर्तन हो सकता था। अब दाब या ताप में परिवर्तन जब होता है तो पदार्थ की जो प्रावस्था है वो भी चेंज हो जाती है कई बार। जैसे हम ताप को बहुत ज्यादा कम कर दें, गैस के ताप को या वाष्प के ताप को बहुत ज्यादा कम कर दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। दाब में परिवर्तन करने पर भी ऐसा हो सकता है। यदि हम दाब में परिवर्तन करें तो कम ताप पर या ज्यादा ताप पर भी जो अवस्था है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तन, हम जिस इक्विलिब्रियम को, जिस संतुलन अवस्था को जानते हैं, जैसे हम मानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है वो वाष्प में बदल जाता है, लेकिन दाब का मान अगर चेंज कर दिया जाए तो ये जो प्रावस्था है जिसमें द्रव से गैस में परिवर्तन की यानी द्रव से वाष्प में परिवर्तन की प्रावस्था है वो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा किसी दूसरे ताप पर प्राप्त होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो अवस्था परिवर्तन है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चक्रीय प्रक्रम में नॉर्मली क्या किया जाता है कि इस प्रकार से प्रक्रम को नियंत्रित किया जाता है कि कोई भी एक चीज को अगर हम कांस्टेंट रख लें तो उस प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या करना है, हमें अवस्थाएं इस प्रकार से चेंज करनी है कि हम उसे प्रारंभिक अवस्था में वापस ला सके। चक्रीय प्रक्रम की एक खास बात यह है कि अगर आपने प्रावस्था इतनी तेजी से चेंज की कि पदार्थ की संरचना ही चेंज हो गई, पदार्थ की संरचना ही चेंज हो गई, तो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं इतने जूल ऊष्मा दूंगा तो ये परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। दाब या ताप या आयतन की वजह से उनकी बॉन्डिंग चेंज हो गई, उस पर लगने वाला बल चेंज हो गया, आंतरिक ऊर्जा चेंज हो गई, एंट्रोपी चेंज हो गई, एंथैल्पी चेंज हो गई। तो ऐसी अवस्था में जो आप परिवर्तन सोच रहे हैं कि इतनी ऊष्मा देने पर ये परिवर्तन होंगे, वे परिवर्तन संभावित रूप से नहीं होंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को कंट्रोल्ड प्रक्रिया के रूप में, नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में संपादित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब चूंकि हमने कंट्रोल्ड प्रक्रिया की बात की है और इसमें हमने ये देखा है कि ये प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जो वापस लौट करके अपने प्रारंभिक अवस्था में आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ प्रक्रमों के बारे में आपने पहले केमिस्ट्री में भी सुना होगा। वह अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हों, उन अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। ये केमिस्ट्री के रूप में बता रहा हूं मैं अभी आपको, अभी मैं फिजिक्स के रूप में बात नहीं कर रहा हूं इसकी। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की क्रियाओं से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहां अभिकारक और उत्पाद की बात नहीं कर रहे। अभिकारक और उत्पाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो उसमें दो अलग अलग पदार्थ क्रिया करके कोई तीसरा ही पदार्थ बनाते हैं। हम यहां पर जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें दो पदार्थों को लेने की बात नहीं कर रहे, हम एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और विभिन्न अवस्थाओं में भी हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था हमें प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब हमारा केवल उसके ऊष्मागतिक चरों में परिवर्तन से है। तो अगर फिजिक्स में हम इस बात को, ऊष्मागतिकी में हम इस बात को समझना चाहें तो इस प्रक्रम को भी हम, ऊष्मागतिक प्रक्रम को भी हम दो प्रकार से, दो रूपों में बांट सकते हैं। एक है उत्क्रमणीय प्रक्रम और दूसरा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब फिजिक्स के रूप में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। वह प्रक्रम जिसमें बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तन को सीधे प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत क्रम और विपरीत दिशा में लगने पर प्रत्येक स्तर पर वही प्रावस्था प्राप्त होती है जो कि सीधे प्रक्रम में प्राप्त होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। थोड़ा सा अजीब सा वाक्य हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी गैस की अवस्था P1, V1 और T1 थी। आपने इसमें चेंज किया और चेंज करने पर आपको एक अवस्था प्राप्त हुई P2, P2, V2, T2, ठीक है। और एक और अवस्था प्राप्त हुई थोड़ा और चेंज करने पर P3, V3, T3। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
अब जब ये P1 से P2 तक चेंज हुई, P2 से P3 तक चेंज हुई, तो उसमें इसने कुछ समय लिया होगा, कुछ ऊष्मा ग्रहण की होगी, कुछ कार्य किया गया होगा, कुछ परिवर्तन हुए होंगे। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम हम किसको कहेंगे कि अगर मैं पहली अवस्था को A, दूसरी को B और तीसरी को C कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें, इस उदाहरण के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं अभी, ऐसा प्रक्रम जिसमें अवस्था A से B और B से C में परिवर्तन करने पर यदि पुनः इस प्रक्रिया को विपरीत क्रम में दोहराया जाए, यानी C से B और B से A में परिवर्तन किया जाए, तो वे मध्यवर्ती अवस्थाएं जो हमें A से B और B से C में परिवर्तन करते समय प्राप्त हुई थी, वे ही मध्यवर्ती अवस्थाएं हमें फिर से प्राप्त होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर A से B अवस्था में जाने में जितना समय लगा उतना ही समय लगना चाहिए, नंबर एक बात। अच्छा चलो समय नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जितनी ऊष्मा हमने इसको दी या जितनी ऊष्मा हमने इससे ली, उतनी ही ऊष्मा का वापस से हमें प्राप्ति या उतनी ऊष्मा हमें देनी पड़ सकती है। जैसे A से B तक जाने में आपने इसको ऊष्मा दी, मान लीजिए 5 जूल, तो B से A पर पहुंचने पर फिर से आपको 5 जूल ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। फिर से आपको कितनी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए? 5 जूल ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। A से B तक जाने के लिए आपने जितना कार्य किया, B से A तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए निकाय द्वारा जितना कार्य किया गया, B से A तक आने के लिए निकाय पर उतना ही कार्य किया जाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि ये जो निकाय है, इसका दाब जब 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर पर पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर पे पहुंचा, और इसके लिए आपने इसको मान लीजिए ऊष्मा दी, आपने इसको 20 जूल ऊष्मा दी। तो जब आपने 20 जूल ऊष्मा दी और उस 20 जूल में से 5 जूल ऊष्मा इसको प्राप्त हुई, तब ये जो दाब है वो 1.2, कितना? 1.2 एटमॉस्फेरिक हो गया था। जब 10 जूल ऊष्मा पहुंची तो इसका मान 1 एटमॉस्फेरिक हो गया था, और जब पूरी 20 की 20 पहुंच गई तो ये 2 एटमॉस्फेरिक हो गया था। तो यही प्रोसेस वापस होना चाहिए जब हम यहां ये दूसरी अवस्था यानी इसके दाब में 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर में परिवर्तन की बजाय उल्टा करें, यानी 2 एटमॉस्फेयर से वापस इसके दाब को 1 एटमॉस्फेयर करना चाहें, तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच में आपने 10 जूल ऊष्मा दी है, तो 10 जूल ऊष्मा वापस निकालने पर ताप का मान 2 एटमॉस्फेयर से 1.7 एटमॉस्फेयर हो जाना चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं 1.2 और 1.7 के बीच में 5 जूल ऊष्मा दी गई, तो 5 जूल ऊष्मा वापस निकाले जाने पर जो दाब है वो 1.2 एटमॉस्फेरिक हो जाना चाहिए। और 1 एटमॉस्फेयर से 1.2 पर पहुंचने के लिए आपने 5 जूल ऊष्मा दी थी, तो वापस 1.2 से 1 पे पहुंचने के लिए 5 जूल ऊष्मा हमें प्राप्त होनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम किसी निकाय की अवस्था परिवर्तन में, ध्यान से सुनिएगा, किसी निकाय की अवस्था परिवर्तन में एक दिशा में परिवर्तन करने पर जो मध्यवर्ती अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं, विपरीत दिशा में परिवर्तन करने पर पुनः वे ही मध्यवर्ती अवस्थाएं यदि प्राप्त हों, तो ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण में ले रहा हूं कि मान लो ऐसा होता कि जब टायर चलता है, गाड़ी चलती है, तो उसका जो टायर है वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण के अंदर की जो गैस होती है वो प्रसारित होती है, आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के कारण दाब जो है वो कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है, और टायर फट करके हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। ध्यान से, ये आप सबने देखा है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब आप उस नली पर, जिसमें आपको टायर में हवा भरनी है, उसमें एक पंप से जब आप हवा भरते हो, तो पंप क्या करता है? दाब क्रिएट करता है, दाब क्रिएट करके अंदर हवा पहुंचा देता है, ठीक है। यानी अंदर का दाब बढ़ा तो हवा बाहर निकल गई, और बाहर का दाब बढ़ा तो हवा जो है वो हमने अंदर किसी भी मशीन के द्वारा पहुंचा दी, ठीक है। एक बात को समझना,
अब ब्रेक जो गाड़ी में लगते हैं हम उसकी बात करें तो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक उस पहिए के साथ में घर्षण करते हैं और घर्षण करने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा जो है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है और ये हम कह सकते हैं कि ब्रेक लगाने पर जो ब्रेक और पहिए के मध्य घर्षण के अंतर्गत किया गया कार्य है वह कार्य ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है। और अगर मैं यहां पर क्या हुआ, कार्य ऊष्मा में रूपांतरित हो गया, अगर मैं उस ब्रेक को पुनः ऊष्मा दे दूं तो क्या गाड़ी चल पाएगी? हम कहेंगे नहीं चल पाएगी। पर अगर ऐसा हो पाता, सपोज पाता, तो हम कहते हैं कि एक उत्क्रमण प्रक्रम है जिसमें कार्य ऊष्मा में रूपांतरित हुआ, कार्य किया गया जो ऊष्मा में रूपांतरित हो गया और मुक्त हो गया वातावरण में, लेकिन पुनः ऊष्मा मिली और ये कार्य में रूपांतरित हो गया और गाड़ी को धक्का देने में यानी गाड़ी को चलाने में काम में आ गया। ठीक है, तो ऐसा प्रक्रम जिसमें अगर हम किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कर रहे हैं या तीसरी अवस्था में चेंज कर रहे हैं तो पुनः जब विपरीत क्रम में इस अभिक्रिया को, इस अनुक्रिया को, इस अवस्था परिवर्तन को किया जाए तो जो मध्यवर्ती अवस्था है वो हमें फिर से प्राप्त हो जाए तब हम कहेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और अगर ऐसा नहीं हो तो हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब देखो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में एक खास बात तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में एक खास बात तो हमें पता चल गई कि हमें जब ए से बी तक जाना है तो जो भी मध्यवर्ती अवस्थाएं हमें प्राप्त हुई है, मान लीजिए कोई सी अवस्था में प्राप्त हुई, यहां अवस्था का मतलब क्या है, यहां अवस्था का मतलब है, ए अवस्था का मतलब है चरों के एक मान, बी अवस्था का के कोई अलग मान, और मध्यवर्ती अवस्था का मतलब क्या है कि इन दोनों चरों के मध्य के मान। जैसे ए अवस्था में ताप का मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और बी अवस्था में ताप का मान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मध्यवर्ती अवस्था में डेफिनेटली ताप का जो मान है वो 30 से 50 के बीच में रहा होगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि पहले ताप का मान 30 से 80 तक बढ़ा हो और वापस 80 से 50 पर आया हो, तो मध्यवर्ती अवस्था में 80 प्राप्त हो गई। या ये भी हो सकता है कि ताप का मान 30 से पहले 35 पर हुआ हो और 50 पर हुआ हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। पर अगर मान लीजिए मैं पहली सिचुएशन की बात करूं कि ताप का मान ए से यानी 30 से 80 पर गया और 80 से 50 पर गया, तो वापस जब हम बी से ए पर आए यानी 50 से 30 डिग्री में परिवर्तन करें तो मध्यवर्ती अवस्था 80 हमें प्राप्त होनी चाहिए, मध्यवर्ती अवस्था हमें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50 से मध्यवर्ती अवस्था ये वाली पहले हमें ए से बी तक जाने पर 80 डिग्री प्राप्त हुआ लेकिन बी से ए तक जाने पर हमें 80 की बजाय 35 प्राप्त हो गया उस मध्यवर्ती अवस्था में, तब हम कहेंगे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से आपने परिवर्तन किया विपरीत दिशा में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं कि मान लो कि यहां ए से बी तक आप साइकिल चला के जा रहे हो और एक रास्ते का चयन कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि बी से ए तक वापस आपको आना है और साइकिल बिल्कुल उसी रास्ते पर चलनी चाहिए और रास्ते के साथ साथ जहां ये इतना चौड़ा रास्ता था इस पे साइकिल के जो निशान बने हुए थे वापस इसी निशान पर चलनी चाहिए, इससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा संभव है? नहीं है कैसा सर। संभव है? संभव है, नहीं सर। संभव है, संभव है, संभव हो सकता है, बहुत चांसेस में ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन है। आप कहोगे सर मुमकिन कैसे है? मैं ये कहूं कि अगर आप साइकिल को बहुत नियंत्रित तरीके से चलाओ तो क्या ऐसा संभव नहीं है? चलो एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, ऐसा संभव है कि नहीं है। आपने कभी कभी ईंट की पतली दीवार पर गति की होगी, एक से दूसरे स्थान पर गए होंगे ईंट की पतली दीवार पर, मुंडेर पर, जिसको मुंडेर अपन कहते हैं, यस सर। चलते हैं कि नहीं चलते हैं, पगडंडी जिसको कह सकते हैं अपन, और वापस उस दीवार पर आप आ नहीं सकते क्या? आ सकते हैं ना सर। आ सकते हो ना, कब आ सकते हो? आप ये ध्यान रखिएगा, आप उसमें एक खास बात देखेंगे, वो आप उस पतली दीवार पर चल रहे होते और वापस आ रहे होते हो तो आपकी जो गति होती है वो नियंत्रित होती है। आप ध्यान रखते हो कि मेरा पांव जो है वो वापस इस दीवार पर ही पड़ना, इधर उधर पड़ा तो मैं गिर जाऊंगा,
तो ए से बी तक जब परिवर्तन हम कर रहे हैं, इस साइकिल को मैं जब ए से बी तक ले जा रहा हूं, तो ले जाते समय और वापस लाते समय अगर मेरी गति नियंत्रित होगी तो मैं ऐसा कर पाऊंगा कि मैं जिस रास्ते से गया था वापस उसी रास्ते पर आऊं। लेकिन ले जाते समय या लाते समय, दोनों ही समय मेरी गति अनियंत्रित हो गई। दोनों में से किसी भी एक समय अनियंत्रित हो गई। मान लो ले जाते समय अनियंत्रित हो गई, मैं झाड़ियों में चला गया, ठीक है, मैं झाड़ियों में, ये यहां पर ढलान थी, वापस आते समय मैं वापस से इन्हीं झाड़ियों में जाऊंगा, क्या इसकी गारंटी है? हम कहेंगे नहीं। तो नियंत्रित अगर ये अभिक्रिया हुई, अगर ये नियंत्रित अभिक्रिया हुई, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को उत्क्रमणीय कराया जा सकता है। जा सकता है, करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये बात अलग है। मैं आपको ये कहूं कि आपके गोली लगेगी और उसके बाद में भी आप जीवित रह सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है। मैं ये कहूं कि मैं खाना अगर 2 रोटी खाता हूं तो मेरी भूख मिट जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 2 रोटी खाने पर ही मेरी भूख मिटेगी। हो सकता है किसी दिन 1.5 रोटी खाने पर भी मेरी भूख मिट जाए, और हो सकता है किसी दिन 3 रोटी खाने के बाद में भी मेरी भूख नहीं मिटे। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो नियंत्रित होनी चाहिए। दूसरी बात, नियंत्रित प्रक्रम करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो प्रक्रम धीमी गति से संपादित होना चाहिए, क्योंकि धीमी गति से संपादित होगा तभी आप इच्छित परिवर्तन कर पाओगे। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो तभी किए जा सकते हैं जब उन प्रक्रमों को धीमी गति से संपादित किया जाए। ऐसे प्रक्रमों को हम स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। स्थैतिक कल्प प्रक्रम का मतलब क्या है? स्थैतिक का मतलब है एक ही स्थिति में बने रहना वाला, और कल्प का मतलब है परिवर्तन। क्या दोनों चीज एक साथ हो सकती है? कोई चीज एक स्थिति में भी रहे और परिवर्तन भी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताओ कि 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले आपके बालों का साइज और अभी आपके बालों का साइज सेम है क्या? नहीं है सर। नहीं सर। नहीं है ना। ये तो आप साइंस जानते हो इसलिए कह रहे हो। लेकिन आप अपनी मम्मी से पूछोगे, मम्मी आपके 1 घंटे पहले बाल छोटे थे अब बड़े हो गए, तो आपकी मम्मी क्या कहेगी? बावड़ो हो गए तू पता नहीं कहीं पड़ रही हो है, अशो पटावे था मार साहब, ये बाल उतना ही तो है सुबह हाथ इतना ही। क्योंकि उनको नहीं पता कि बाल जो है वो लगातार बढ़ते हैं, नाखून जो है वो लगातार बढ़ते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इतनी धीमी गति से हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब ये परिवर्तन हो गया। क्योंकि हम मानव हैं, हमारी याददाश्त बहुत तेज है, इसलिए हम पुरानी बातों से कंपेयर कर लेते कि अरे मैं उस समय बाल कटवा के आया था तब तो मेरे छोटे छोटे थे, अब देखो मेरे कानों में आने लग गए। पर ये कब कानों में आने लगे, किस तारीख से कानों में आने लगे? क्या आपने उस तारीख को, उस विषय को, समय को नोट किया? क्या आपने इन बालों को बढ़ते हुए देखा जैसे पौधे को बढ़ते हुए आप देखते हो? क्या आपने कभी ऐसा देखा? आपने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ। ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ। अब एक और दूसरा परिवर्तन बताता हूं। आपने पटाखे चलाए कभी? चलाए होंगे बचपन में। और बचपन में जब आपको छोटे पटाखे लाके देते थे तो आपने देखा होगा कि एक वो पटाखा आता जिसमें आग लगाते थे तो वो एक सांप की तरह काला 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 एक आवरण बन जाता था। सांप की गोली उसको कहते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो आपको दिखाई देता है। तो जब परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं तो ये अनियंत्रित हो जाते हैं, और अनियंत्रित होने पर मध्यवर्ती अवस्थाओं को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि वो प्रक्रम या वो परिवर्तन जो बहुत धीमी गति से होते हैं उन्हें हम स्थैतिक मान सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये परिवर्तन हुआ ही नहीं है। हुआ तो है लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि नहीं हुआ है। यानी अगर नॉर्मल व्यक्ति आपसे, मेरे अलावा कोई नॉर्मल व्यक्ति आपसे पूछता कि भाई तेरे बाल 1 घंटे पहले जितने बड़े थे क्या अब भी उतने बड़े थे? आप कहेंगे यार 1 घंटे में कोई बाल बढ़ते हैं क्या? आप क्या कहेंगे? 1 घंटे में कोई बाल बढ़ते हैं क्या? तो पावड़ी बातें कर रहा है? अगर आप पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में होते, जब आप इस साइंस के बारे में नहीं जान रहे होते, तो आप कहते कि 1 घंटे में बाल नहीं बढ़ते, पहले भी इतने ही बड़े थे, मैंने इतने ही बड़े देखे। क्योंकि आपने तो खुद को भी बड़े होते हुए नहीं देखा। आप तो खुद को भी बड़े होते हुए ये केवल पुरानी फोटो और वीडियो को देख करके पहचान पाते हो। आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके फेस में चेंज हो गया, कब आपकी लंबाई में चेंज हो गया, कब आपके बॉडी शेप में चेंज हो गया, कब आप पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो गए, कब आपके मूछें आना शुरू हो गई, कब आपके दाढ़ी आना शुरू हो गई है। तो
ये जो प्रक्रम है वो बहुत धीमी गति से संपादित हुए, तो धीमी गति से संपादित हुए प्रक्रमों को कभी कभी ये मान लिया जाता है कि ऐसा अवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं है, इसलिए हमने इसको स्थैतिक भी कहा है और कल्प का मतलब परिवर्तन भी कहा है। स्थैतिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जो हुआ ही नहीं हो या बहुत धीमी गति से हुआ हो। तो स्थैतिक कल्प प्रक्रम जो होते हैं वे प्रक्रम हमेशा ही हम ऐसे प्रक्रमों में गिनते हैं जिनको हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कह सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लें, ऊर्जा का क्षय करने वाले जो कारक है जैसे घर्षण है, प्रतिरोध है, शांता है, अगर ये अनुपस्थित हो तो ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, यानी हमें पता है कि इतनी ऊर्जा देने पर यह कार्य संपादित होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने आग जलाई और आपके घर में आपको पानी को उबालना है, आपको किसी वैज्ञानिक ने बता दिया कि पानी का ताप अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने के लिए आपको 77 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। सॉरी 77 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। 73 की। अब आपको मान लीजिए कि अंकित ने एक ऐसा बर्नर लाके दे दिया जो 1 मिनट में 1 जूल ऊर्जा देता है। बताओ इस पानी को गर्म करने के लिए आपको कितने मिनट तक उस बर्नर को जलाना पड़ेगा? सर आधा घंटा। गजब है यार, तू तो 73 जूल ऊर्जा चाहिए। ये 1 मिनट में 1 जूल ऊर्जा देता है, 1 मिनट में 1 जूल ऊर्जा देता है। अब मुझे बताओ कि 73 जूल ऊर्जा चाहिए कितने मिनट चलाना पड़ेगा? 73 सभी का आंसर 73 है, लेकिन ऐसा हाँ। तब होगा जब बर्नर के द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा की मात्रा पानी को मिल जाए। अगर पानी को संपूर्ण ऊष्मा की मात्रा नहीं, ऊष्मा का क्षय हो गया, तो ऊष्मा का क्षय कैसे हो गया? थोड़ी सी आग हवा में निकल गई तो, बर्तन ने उस सारी ऊष्मा को ग्रहण नहीं किया तो, पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 73 के लिए थोड़ी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रक्रम जिनमें ऊर्जा का ह्रास होता है उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ह्रास को हम कम ज्यादा कर सकते लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय ह्रास इतना होगा, घर्षण से इतना ह्रास होगा, हवा से इतना ह्रास होगा, क्योंकि ह्रास जिन कारकों के कारण होता है वो हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे हाथ में होते वे कारक तो हम ह्रास होने ही क्यों देते, ऊर्जा का नुकसान होने ही क्यों देते? अगर आपके हाथ में है कि पैसे का नुकसान नहीं हो तो आप पैसे का नुकसान होने दोगे क्या? आप नुकसान कब होने दोगे? जब आपके हाथ में नहीं होगा। तो अगर इन क्षय कारक जो चीजें हैं जैसे घर्षण है, प्रतिरोध है या शांता है, अगर हम इनको हटा दें तो ऐसी स्थिति में चालन और संवहन जो प्रक्रियाएं हैं अगर ये बहुत धीमी गति से पूरी की जाएं तो जो निकाय है वो साम्य अवस्था से विचलित नहीं होता है और प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय हो सकता है। लेकिन ये सब बात जो है, ये सब बातें जो है वो पूर्ण रूप से यानी 100% सही नहीं है। यानी दुनिया में ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जो 100% उत्क्रमणीय प्रक्रम हो। यानी आप अगर ये कहें कि ए से बी तक जाने में मध्यवर्ती अवस्था सी प्राप्त हुई है तो बी से ए तक आने पर वापस मध्यवर्ती अवस्था सी प्राप्त होगी। हो सकता है कि मध्यवर्ती अवस्था सी प्राप्त हो जाए लेकिन यहां पर जो कोई अवस्था डी प्राप्त हुई थी वो प्राप्त नहीं हो, या सी के आसपास की अवस्था प्राप्त हो। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, 100% संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए से बी तक जाने में जो अवस्थाएं हमें प्राप्त हुई, बी से ए तक आने पर भी 99% वे ही अवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाएं, पर 1% तो इसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो पूरी तरह से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई स्प्रिंग जो है अगर उसको धीरे धीरे खींचे या उसको धीरे धीरे संपीड़ित करे तो हम सब जानते हैं कि स्प्रिंग को खींचने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाती है, संपीड़ित करने पर भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो ये प्रक्रम जो है ये भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और अगर धीमी गति से ऐसा किया जाए तो वो तुरंत ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर तेज गति से खींच करके छोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में जो स्प्रिंग है वो प्रारंभिक अवस्था में पुनः एकदम से नहीं आती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है।
इसी प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण और पुनः दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकता है अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं हो। और इसी प्रकार से निश्चित द्रव्यमान का जो जल है उसको अगर हम ऊष्मा दें और उसे जल से वाष्प में बदल दें तो पुनः वाष्प को जल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकती है, बशर्ते ऊष्मा का ह्रास नहीं हो, वातावरण में वाष्प का ह्रास नहीं हो। जैसे एक बंद, ये एक बंद हमारे पास में वो है बर्तन है जिसमें पानी है, इसको आपने गर्म किया है, ये उस वाष्प में चेंज हो गया। अब अगर आप इसको वापस ऊपर से ठंडा करें तो ये पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ऐसा केवल तब होगा जब आप इसे धीमी गति से गर्म करोगे। क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि तेज गति से गर्म करने पर जल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जबकि वाष्प से जल में बदलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। तो दोनों एक ही गति से हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उतनी ही वाष्प बना पाए 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी वाष्प को आप 1 घंटे में पुनः जल में परिवर्तित कर सकते। तो ये प्रक्रिया धीमी गति से होंगी तो ही ये उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं होंगी। दूसरे प्रकार की प्रक्रियाएं हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं। वो प्रक्रियाएं जिसमें जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक क्रम में चलती है, लेकिन वापस दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आने पर पुनः वे मध्यवर्ती अवस्थाएं आपको प्राप्त नहीं होती हैं, जो कि प्रक्रम ए से बी तक पहुंचने में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसा प्रक्रम जिसमें एक दिशा में अवस्था परिवर्तन करने पर पुनः विपरीत दिशा में अवस्था परिवर्तन किया जाए तो मध्यवर्ती अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्षय कारकों के कारण, ऊर्जा ह्रास जिनके कारण होता है उनकी वजह से, घर्षण की वजह से, शांतता की वजह से, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गैसों का विसरण होता है, विसरण जानते हो ना क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गैसें जो है वो दाब के कारण बहती है, लेकिन हम वापस से उन गैसों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर नहीं धकेल सकते, या अगर धकेलना चाहें तो उतनी तेजी से उतनी ही मात्रा में नहीं धकेल सकते। इसलिए जो गैसों का विसरण है वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। किसी विद्युत प्रतिरोध में जब धारा बहती है तो जिस तेजी से विद्युत धारा बह रही है या जितनी विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है, ए सिरे से बी सिरे तक पहुंच रही है, वापस बी सिरे से ए सिरे तक धारा के मान में पुनः उतनी वृद्धि नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए आपने 2 एम्पियर धारा यहां से प्रवाहित की और ये प्रतिरोध में से पहुंचते हुए ये 1 एम्पियर रह गई, तो वापस से आप इस 1 एम्पियर को इस प्रतिरोध में से गुजार करके 2 एम्पियर नहीं बना सकते हो। इसलिए ये जो प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब हम बात करें ऊष्मा इंजन की। ऐसा इंजन जो ऊष्मा गतिक प्रक्रम पर आधारित हो, चक्रीय प्रक्रम पर आधारित हो, यानी कि ऐसा इंजन जिसमें हम ऊष्मा को कार्य में और कार्य को पुनः ऊष्मा में रूपांतरित कर सके, ऐसे इंजन को हम कहते हैं ऊष्मा इंजन। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इंजन जो सतत रूप से ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर सकता है, लगातार ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर सकता है, उसे हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। इसको हीट इंजन भी अपन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है स्रोत। स्रोत वो चीज है जो हमें ऊष्मा देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आग ही होगी, ये मत सोचना आग ही होगी। ये कोई भी उच्च ताप की वस्तु हो सकती है जो हमें ऊष्मा दे, लेकिन इसके ताप में कोई कमी नहीं आए। जैसे हम सूर्य को कह सकते हैं, सूर्य लगातार हमें ऊष्मा दे रहा है लेकिन इसके ताप में कोई कमी नहीं आ रही। या मान लीजिए गैस का बर्नर है जो एक ऐसे सिलेंडर से भरा हुआ है जिसमें गैस कभी खत्म होती ही नहीं है, तो जब तक आप गैस के बर्नर को जलाए रखोगे उससे हमें लगातार ऊष्मा प्राप्त होती रहेगी, लेकिन गैस बर्नर का ताप जो है वो कम नहीं होगा। दूसरा जो है वो होता है कार्यकारी पदार्थ, कार्य में रूपांतरित कर देता है। और तीसरा जो होता है वो होता है सिंक। सिंक भी स्रोत की तरह ही होता है, बस इसका ताप जो होता है वो कम होता है। अब मैंने ऐसे बॉक्स बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। ये जब हम कार्नो इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा इंजन और प्रशीतक के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपने कहां पर देखे होंगे। ये जो ऊष्मा इंजन है वो कैसे काम करता है? ऊष्मा इंजन में ये जो निकाय है वो इस स्रोत से ऊष्मा को लेता है और लेकर के इसे कार्य में रूपांतरित कर देता है।
इसको क्या करता है, ऊष्मा को लेता है और ऊष्मा को लेकर के कार्य में रूपांतरित कर देता है, और उसके बाद में जो बची हुई ऊष्मा है वो सिंक को त्याग देता है। जो बची हुई ऊष्मा है उसे सिंक को त्याग देता है। अब ये सिंक कौन हो सकता है? सिंक कोई पदार्थ हो सकता है, परिवेश हो सकता है, हवा हो सकती है, वातावरण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जैसे मैं गाड़ियों में बात करूं तो गाड़ी में हीटिंग प्रोसेस से जो वायु है और जो पेट्रोल की वाष्प है वो दोनों मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में ईंधन बनता है। और वो ईंधन जब उस इंजन में जाता है तो इंजन का जो पिस्टन है वो गति करना प्रारंभ करता है, इंजन जो है वो कार्य करना प्रारंभ करता है, और उस इंजन के घूमने की वजह से उस इंजन से जुड़ी हुई जो घिरनियां हैं वो भी घूमने लगती हैं, और घिरनियों के घूमने से इंजन के साथ में ही जुड़ी हुई जो चक्का है जिससे चेन जुड़ी हुई है वो चेन घूमने लगती है, छोटी चेन जो है वो घूमने लगती है, छोटा चक्का जो नुकीले दांतों वाला चक्का होता है वो घूमने लगता है, और घूमने के साथ साथ उस छोटे नुकीले दांतों वाले चक्के से जो बड़ा चक्का जुड़ा हुआ होता है वो घूमने लगता है, और उससे जुड़े हुए पहिए भी घूमने लगते हैं। यानी हमने एक प्रकार से क्या किया, यहाँ पर जो ईंधन था उस ईंधन को हमने कार्य में रूपांतरित कर लिया। लेकिन ईंधन को कार्य में रूपांतरित करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऊष्मा। क्यों चाहिए? अगर ऊष्मा नहीं होगी तो जो पेट्रोल की वाष्प है और जो वायु है वो मिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेट्रोल की वाष्प ही नहीं मिलेगी। आपने कभी कभी सुना होगा गाड़ी को स्टार्ट करते गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तब लोग बाग कहते हैं इन्हें थोड़ा गर्म होगा, जो गर्म होगा में टाइम लागी। भाई गर्म होके क्या होगा? इसको अपन ऐसा करते थे, चूल्हे पे रख देते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्या? चूल्हे पे रखने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा। गाड़ी में जब आप किक लगाते हो तो किक लगाने पर गाड़ी के पार्ट्स को आप मूव करते हो, घुमाते हुए एक तरीके से। जब गाड़ी के पार्ट्स घूमते हैं तो ईंधन जो है यानी पेट्रोल की वाष्प और वायु का मिक्सचर, केवल पेट्रोल ईंधन नहीं है, ये ध्यान रखना। केवल पेट्रोल जो है वो ईंधन की तरह कार्य नहीं करता है। पेट्रोल की वाष्प और वायु का जो मिश्रण है वो ईंधन की तरह काम करता है, और वो जैसे ही इंजन में प्रवेश करता है उस ईंधन की वजह से वो जो इंजन है जिसको आपने पार्शली रोटेट किया है, आपने क्या किया, एक बार घुमाया है, वो तेजी से घूमना शुरू कर देता। आपने पुराने जमाने के टेम्पो देखे होंगे, अभी भी आपने देखेंगे ऑटो, उनमें क्या होता है, ऑटो ड्राइवर क्या करता है, एक रस्सी को लपेटता है चक्री पर और उस रस्सी को खींचता है। आपने जनरेटर में भी देखा होगा, और रस्सी को खींच करके जब तेजी से छोड़ता है तो रस्सी, वो जो इंजन है वो गति करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को गति कराने के लिए प्रारंभ में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इतनी ऊर्जा उस ईंधन के पास में नहीं है, तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा किसको देनी पड़ती है? आपको देनी पड़ती है। आप जब वो ऊर्जा देते हैं, और कहीं पर ये ऊर्जा किस वजह से प्राप्त होती है? बैटरी से आने वाले करंट से प्राप्त होती है। तो वो ऊर्जा और ईंधन की ऊर्जा मिलकर के उस इंजन को गति कराना प्रारंभ कर देते हैं। आपने सुना होगा गाड़ी ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है? गाड़ी के इंजन का वो भाग जहां पर ईंधन यानी पेट्रोल की वाष्प, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और वायु का मिश्रण मिलकर के ईंधन का निर्माण कर रहे थे, वो भाग पेट्रोल से भर जाता है। पूरा पेट्रोल से भर जाता है तो क्या होगा? अब वहां पर एयर के आने की जगह ही नहीं है। एयर के आने की जगह नहीं है तो क्या होगा? ईंधन बनेगा ही नहीं। केवल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलेगी, केवल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलेगी। ईंधन नहीं बनेगा, तो ईंधन नहीं बनेगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आप क्या करते हो? आप दो काम करते हो, आप लगातार किक लगाते हो। लगातार किक लगाने से क्या होता है? कुछ पेट्रोल की मात्रा जो है वो इंजन में प्रवेश कर जाती है और जगह खाली हो जाती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या करते हो? आपको एक एक्स्ट्रा पाइप दिया हुआ होता है वहां पर, उस एक्स्ट्रा पाइप को खोल करके पेट्रोल को आप फूंक मार करके बाहर निकाल देते हो। तो पेट्रोल बाहर निकालने से वहां स्पेस क्रिएट हो जाता है, और वो स्पेस यानी खाली स्थान में वायु आ जाती है, और वायु और ईंधन का जो पेट्रोल की वाष्प है उसका जो मिश्रण है वो फिर ईंधन की तरह काम करने लग जाता है और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपने एक खास बात देखी होगी कि जो इंजन है वो गर्म हो जाता है। इंजन क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक उष्मा स्रोत से उष्मा लिया, उष्मा को लेकर के पेट्रोल की वाष्प और वायु जो है वो मिक्स हुई। पहले तो पेट्रोल की वाष्प बनी, वो पेट्रोल की वाष्प वायु से मिक्स हुई, वो जो वाष्प और पेट्रोल की वाष्प और वायु का मिश्रण है उसने उस पूरे इंजन को चलाने के लिए एक आवश्यक कार्य किया, और जो बची हुई उष्मा है वो अपने आवरण को त्याग दी।
बची हुई उष्मा क्या की उसने अपने आवरण को त्याग दी, और उसका जो आवरण है उस उष्मा को क्या कर रहा है, हवा में लगातार विकिरित कर रहा है। अगर मान लो ऐसा नहीं हो कि लगातार विकिरित नहीं कर पाए तो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब देखो हवा में विकिरित करने की जो दर होती है वो धीमी होती है, जबकि गाड़ी के चलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से इंजन ज्यादा देर तक गर्म रहता है। आपको कहा जाता है कि गाड़ी को धीमे चलाना चाहिए, ज्यादा तेज चलाने से इंजन गर्म होकर के सीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्य जो है, ऊष्मा कार्य में बहुत तेजी से रूपांतरित हो रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से ऊष्मा का विकिरण, जो बची हुई ऊष्मा उसका विकिरण हवा में नहीं हो पा रहा है। यानी मान लो कि जो विकिरण होना था वो 10 जूल का होना था, 10 जूल ऊर्जा बाहर जानी चाहिए थी 1 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में 5 जूल ही जा रही है, तो 5 जूल बच गई, और उतनी ही देर में 10 जूल ऊर्जा और आ गई, अब ये 15 हो गई, फिर 5 जूल और जली गई, 10 और आ गई, अब ये 20 हो गई। तो लगातार इस ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा और इंजन गर्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रक्रम हो सकते हैं जिनमें, ये केवल एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रक्रम है जो ऊष्मा पर आधारित, ऐसे बहुत सारे इंजन है जो ऊष्मा पर आधारित है और इस विधि से काम करते हैं। तो हम जब ये यहाँ पर इस तरीके से बना रहे हैं, ये ऊष्मा स्रोत है, ये निकाय है, तो आप ये इमेजिन मत करने लग जाना कि इस ऊष्मा इंजन में ऐसे डब्बे होते होंगे। ऊष्मा स्रोत का मतलब, ये डब्बा बनाने का मतलब है कि कोई ना कहीं से ऊष्मा प्राप्त हो रही है। उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, उस स्रोत की आकृति कैसी भी हो सकती है, ठीक है। जो इंजन, जो निकाय है, वो भी कोई डब्बे में हो ये जरूरी नहीं है, वो गैस कोई डब्बे में हो ये जरूरी नहीं है। जिस जगह ये गैस है या ये निकाय है जिस पर कार्य कर रहा है, कार्य हो रहा है, वो भी किसी भी आकृति में हो सकता है। और ये जो सिंक है ये भी किसी भी आकृति में हो सकता है। सिंक इवन हवा भी हो सकती है। तो हवा की कोई आकृति है क्या? हवा की कोई आकृति नहीं है। तो आप दिमाग में एक बात तो ये पिक्चर नहीं बैठा लें कि ये जो 3 डब्बे बनाए, ऐसे डब्बे में कहीं ढूंढूं कौन से इंजन में लगे हुए हैं, ऐसे डब्बे आपको कोई इंजन में नहीं मिलेंगे, इस तरह के नहीं लगे होते। ये केवल प्रतीकात्मक है, ये प्रतीक के रूप में हमें बताए गए हैं। तो ये जो ऊष्मा इंजन होता है उसमें हम कौन से इंजन को, ऊष्मा इंजन क्या कर रहा है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ले रहा है, जो निकाय है वो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा को लेता है, उसे कार्य में रूपांतरित करता है, और कार्य में रूपांतरित करके इसे जो है बची हुई जो ऊष्मा है वो सिंक को त्याग देता है। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इंजन अच्छा रहेगा? वो इंजन अच्छा रहेगा कि जो ज्यादातर ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दे, या वो इंजन अच्छा रहेगा जो ऊष्मा के थोड़े से भाग को कार्य में रूपांतरित कर दे और बाकी भाग को हवा में फेंक देवे? डेफिनेटली जो ज्यादा कार्य में रूपांतरित करेगा। तो इंजन की दक्षता निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? इंजन की दक्षता का सूत्र होता है इंजन द्वारा किया गया कार्य और जो ऊष्मा ली गई है उसका अनुपात। अगर इस कार्य और ऊष्मा का अनुपात मान लो 1 आता है, इसका मतलब यह है कि जितनी ऊष्मा ली है उतनी कार्य में रूपांतरित कर दी। और अगर मैं प्रतिशत में निकालूं तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जितनी ऊष्मा ली वो सारी की सारी कार्य में रूपांतरित हो जाए, तो हम कहेंगे ये 100% अच्छा दक्षता वाला इंजन है जो सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर देता है। तो इंजन की दक्षता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य में ऊष्मा का भाग देना पड़ेगा। तो कार्य किया गया कार्य W बटा दी गई ऊष्मा की मात्रा। अब चूंकि ये चक्रीय प्रक्रम चल रहा है, इस चक्रीय प्रक्रम, इसको क्यों कहा हमने? इसलिए कहा कि निकाय ने इस स्रोत से ऊष्मा ली तो निकाय का ताप बढ़ा, इसको कार्य में रूपांतरित किया, बाकी बची हुई ऊष्मा सिंक को त्याग दी, वापस से निकाय का ताप उतना का उतना ही हो गया जितना पहले था, तो निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसलिए इसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम है तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्य है, अगर मैं कहूं कि दी गई ऊष्मा के कितने भाग हो रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई दी गई ऊष्मा जो है, ये ऊष्मा हमने दी मान लो Q1, तो इसका कुछ भाग तो कार्य में रूपांतरित हो गया और कुछ भाग जो है वो सिंक को त्याग दिया। तो मान लीजिए Q1 ऊष्मा का जो भाग कार्य में रूपांतरित हुआ वो तो है W, और जो सिंक को त्यागा वो है Q2। अगर मैं इस Q2 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर W, यानी W का मान आ गया Q1 माइनस Q2। अब अगर मैं दक्षता निकालना चाहूं तो दक्षता का सूत्र होता है ईटा, ये N की पूछ
लंबी बनाई गई है, ये ईटा को व्यक्त करता है यानी दक्षता को। तो इसका सूत्र क्या था, W अपॉन दी गई ऊष्मा। दी गई ऊष्मा कितनी है, Q1, तो हम यहां लिखेंगे Q1। ठीक है, यहां पर Q1 क्या है, दी गई ऊष्मा, W क्या है, किया गया कार्य, और Q2 क्या है, जो ऊष्मा सिंक को त्यागी गई है वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कार्यकारी पदार्थ ने 20 जूल ऊष्मा ली, उसमें से 18 जूल को कार्य में रूपांतरित कर दिया और 2 जूल सिंक को त्याग दी, तो हम क्या कहेंगे, कार्य 18 प्लस 2 जूल सिंक बराबर हो जाएगा आपके पास में 20 जूल। ठीक है, तो 20। अब यहां पर हम W का मान रख रहे हैं। W का मान कितना है हमारे पास में, Q1 माइनस Q2 अपॉन नीचे है Q1, यह आ गया ईटा का मान। ठीक है, ईटा का मान। अब यहां पर मैं इसको और चेंज करना चाहूं तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 से Q1 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा ये ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब एक अच्छा और आदर्श ऊष्मा इंजन, हम उस इंजन को कहते हैं जिसमें दी गई संपूर्ण ऊष्मा की मात्रा कार्य में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि Q2 का मान 0 हो। Q2 का मान 0 हो। और अगर Q2, ये आदर्श इंजन बता रहा हूं मैं, जो कि होता नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर आदर्श इंजन होता तो Q2 का मान कितना हो जाता, 0। Q2 का मान 0 हो जाएगा तो ईटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन Q1, यानी कि आपके पास में आ जाएगा ईटा का मान 1। ठीक है, ईटा का मान आ जाएगा 1, ईटा इज इक्वल टू 1। और अगर प्रतिशत में निकालोगे तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 100 से गुणा यानी कि 100%। तो हम क्या कहेंगे, एक आदर्श इंजन ऐसा इंजन होता है जिसकी दक्षता का मान 100% होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जिसकी दक्षता का मान 100% हो। तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वास्तविक रूप से कभी भी Q2 का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, कल इसी का दूसरा